अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वम्पस वर्ड को देखा। उस वर्ड के अंदर हमारे एक एजेंट को गोल्ड तक पहुंचना था और उसके रास्ते में कुछ हर्डल्स थी जो पिट्स और वम्पस की शक्ल में मौजूद थी। इस प्रॉब्लम के अंदर हमने लॉजिकल रीजनिंग का सहारा लेते हुए गोल्ड को फाइंड किया। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या थी? लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो इनिशियली कुछ इंफॉर्मेशन गेम के रूल्स की शक्ल में मौजूद थी, जैसे हमारा एजेंट जो है वो स्टार्ट 1-1 से हो रहा है और वो फिर अपने एडजेसेंट जो है वो चेक करता है 1 बाय 1 कि क्या यहाँ पर पिट मौजूद है, या क्या कोई ब्रीज आ रही है, या कोई स्टेंच है, या कोई ग्लिटर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमने अपने उन रूल्स को 1 बाय 1 अप्लाई करके जो है वो अपने एजेंट को इस काबिल बनाया कि वो एक्शन ले सके कि उसने किस स्क्वायर के अंदर मूव करना है। अगर इस दौरान हमारी लॉजिकल रीजनिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो हम गलती से किसी दूसरे स्क्वायर में चले जाते हैं जहाँ पर पिट या वम्पस मौजूद है, तो वो चीज़ हमारे एजेंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होती है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉजिक किस तरह से काम करती है। अगर हम इसको मोर फॉर्मली देखें तो लॉजिक के प्रिंसिपल, इसके सिंटैक्स, इसके सिमेंटिक्स, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं। लॉजिक्स जो है वो एक तरह की फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और कुछ इस अंदाज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हम फर्दर इन्फ्रेंसेस परफॉर्म कर सकें, यानी हम उनसे फर्दर कोई नताइज अख्ज़ कर सकें। ये बिल्कुल आम लैंग्वेजेस ही की तरह हैं, लेकिन ये कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती हैं। हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो हैं इसके अंदर एम्बिग्यूटी भी होती है, कॉन्टेक्स्ट का भी काफ़ी रोल होता है, जिसकी बेस पे हम जो है वो मीनिंग जो है वो इन्फर करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में से। लेकिन उसके अंदर एम्बिग्यूटी हो सकती है। उस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए कुछ और फर्दर स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो इन लॉजिक्स के अंदर डाले जाते हैं ताकि हम आसानी से अपनी न्यू सिचुएशंस के अंदर जो है वो अपने एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। लॉजिक्स का चूँकि ये एक लैंग्वेजेस हैं तो इनकी सिंटैक्स भी है और इनका सिमेंटिक्स भी है। सिंटैक्स को हम यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को लिखने के लिए, और सिमेंटिक्स जो है वो इनके मीनिंग को कि इन सेंटेंसेस की इंटरप्रिटेशन क्या है। अब अगर हम अरिथमेटिक की लैंग्वेज को देखें तो x + 2 > y जो है वो एक वैलिड सेंटेंस है, जबकि x2 + y पेरेंथेसिस इज़ नॉट अ सेंटेंस। तो सिंटैक्स के कुछ रूल्स हैं कि अगर आपने उन रूल्स के मुताबिक कोई चीज़ नहीं लिखी तो वो वैलिड कंसीडर नहीं होगी। अब इनके मीनिंग के ऊपर आ जाते हैं। अब इसी अरिथमेटिक स्टेटमेंट का जो मीनिंग है कि ये स्टेटमेंट उसी वक्त ट्रू करती है जब x की वैल्यू 7 और y 1 हो, तब ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक वर्ड है जिसके अंदर ये ट्रू है। इसी तरह अगर हम x को 0 और y को 6 असाइन कर दें तो ये ऐसी कंडीशन है या ऐसी वर्ड है जिसके अंदर ये सेंटेंस फॉल्स हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम लॉजिक के सेंटेंसेस को भी डिफाइन करेंगे और उनकी वर्ड को भी डिफाइन कर देंगे कि किन वर्ड्स के अंदर ये करेक्ट माने जाएंगे। इसी का स्कीमेटिक पर्सपेक्टिव हमने पहले भी देखा था कि रियल वर्ल्ड के अंदर कोई एक एस्पेक्ट जो है वो किसी दूसरे एस्पेक्ट को फॉलो कर रहा होता है। यानी अगर हम इसको देखें कि इस एरो की टेल को देखें तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें मौजूद होंगी, रियल वर्ल्ड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स मौजूद होंगे। अब हम इन्हीं से कुछ नए एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो इन्फर कर सकेंगे। यही चीज़ जब लॉजिक के अंदर आएगी तो हमारे पास एक नॉलेज बेस मौजूद होगा जिसके अंदर काफ़ी सारे सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स वाले मौजूद होंगे, और हम इनसे कुछ नए सेंटेंसेस अख्ज़ करेंगे और इस प्रोसेस के अंदर हम इसको एंटेलमेंट का नाम देंगे। यानी जो हमारे न्यू सेंटेंसेस हैं, यानी हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ नए सेंटेंसेस को एंटेल करेंगे। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इफ़ नॉलेज बेस इज़ ट्रू इन रियल वर्ल्ड देन एनी सेंटेंस अल्फा एंटेल्ड बाय के बी इज़ आल्सो ट्रू इन द रियल वर्ल्ड। यानी इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे नॉलेज बेस के अंदर काफ़ी सारे सेंटेंस मौजूद हैं और हमने एक नया सेंटेंस अल्फा जो है वो उन्हीं से डिराइव किया है, तो फिर डेफिनेटली वो अल्फा भी उस नई वर्ड के अंदर या रियल वर्ड के अंदर ट्रू होगा। इसकी आगे एग्जांपल्स आएंगी तो वहाँ ये कन्फ्यूजन रिजॉल्व हो जाएगी हमारी। अब देखते हैं कि एंटेलमेंट क्या होती है। एंटेलमेंट मीन्स दैट वन थिंग फॉलोज फ्रॉम अनदर सेट ऑफ थिंग्स। यानी हमारे पास सेट ऑफ थिंग्स यानी एक नॉलेज बेस मौजूद है और अल्फा जो है वो फॉलो करेगा इस नॉलेज बेस को। और इसको लिखने का अंदाज कुछ हम ये वाला सिंबल डालते हैं कि के बी एंटेल्स अल्फा, यानी जो चीज़ के बी के अंदर ट्रू है और अगर अल्फा उन्हीं में से अखज़ किया गया है तो डेफिनेटली वो भी ट्रू होगा। अब नॉलेज बेस जो है ये ऐसे तमाम सेंटेंसेस को अपने अंदर रखता है जो कि ट्रू या फॉल्स हमने इसको बता दिए हुए हैं।
और अल्फ़ा जो है ये हमने एक नया सेंटेंस जो है ये हमने उसी नॉलेज बेस में से जो है वो अख्ज़ किया है। और डेफिनेटली अगर वो उस तरह की तमाम सिचुएशंस या कंडीशन नॉलेज बेस के अंदर अगर ट्रू या फॉल्स हैं तो अल्फ़ा भी उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रू या फॉल्स होगा। तो इस सारे प्रोसीजर को हम एंटेलमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे नॉलेज बेस के अंदर कहीं लिखा हुआ है एक सेंटेंस के द जॉइंट्स वन एंड द रेड्स वन, अब फ्यूचर में हमारे पास कोई एक सेंटेंस अल्फा ऐसा आता है कि द जॉइंट्स वन, तो हम अपने नॉलेज बेस के अंदर देखेंगे कि क्या ये सेंटेंस कहीं मौजूद है, तो डेफिनेटली वो इस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो वहाँ पर ट्रू है, तो हमारा ये सेंटेंस भी हम कहेंगे कि ट्रू है, क्योंकि नॉलेज बेस के अंदर इसका एक तरह की हमारी गारंटी दी गई है कि वहाँ पे ये सेंटेंस मौजूद है। तो नया सेंटेंस अगर इस तरह से अपनी किसी प्रीवियस सेंटेंस में से हम अखज़ कर सकें तो हम कहेंगे कि नॉलेज बेस एंटेल्स अल्फा। इसी तरह अगर हमारे नॉलेज बेस के अंदर x + y = 4 मौजूद है तो हमारे पास एक नई स्टेटमेंट 4 इक्वल इसी तरह अगर हमारे नॉलेज बेस के अंदर एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट x + y = 4 मौजूद है, तो अगर हम इसको रीअरेंज करके हम एक नया सेंटेंस बनाएं 4 = x + y, तो ये भी ट्रू है। तो यानी हमारा नॉलेज बेस जो है वो इस नए सेंटेंस अल्फ़ा को एंटेल कर रहा है, या हमारा ये अल्फ़ा इस नॉलेज बेस को फॉलो कर रहा है। इसी तरह का एक और बड़ी फेमस एग्जांपल जो है वो आमतौर पर रिलेशनशिप्स के अंदर आती है। यानी अगर हमारे नॉलेज बेस के अंदर ये मौजूद है कि मैरी इज़ स्यूज़ सिस्टर एंड एमी इज़ स्यूज़ डॉटर, तो अब हमारा एक नया सेंटेंस जो है अल्फ़ा इन दोनों से हम मिला के बना सकते हैं, मीनिंग अक्स कर सकते हैं, वो है मैरी इज़ एमीज़ आंट। तो इस तरह से हम अपने रिलेशनशिप्स को भी जो है वो अक्स कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह की इंटेलमेंट ही कहलाती है। अब बात करते हैं कि नॉलेज बेस की एक्चुअली क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। नॉलेज बेस एक्चुअली एक बहुत बड़ा ट्रूथ टेबल हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हमने तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमने प्रोपोजिशंस की ट्रू और फॉल्स की शक्ल में, और उनके ऊपर तमाम लॉजिक के हमने प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके इनके रूल्स लगा के हमने वो एक बहुत बड़ा जॉइंट सा टेबल जनरेट किया हुआ है। अब उसके एक आखिरी कॉलम के अंदर ट्रू और फॉल्स की शक्ल में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो अब ये जो हमारा न्यू अल्फ़ा है, ये दिस मस्ट बी ट्रू इन एनी वर्ड इन विच के बी इज़ ट्रू। तो अगर तुम्हारा नॉलेज बेस की वो तमाम रोज़ जिनका फाइनल रिजल्ट हमारे पास ट्रू है और हमारा अल्फ़ा भी उनमें से किसी एक रो के साथ मैच हो जाता है, तो तब भी हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर एंटेलमेंट हो रही है। अब ये जो हमारा मॉडल्स हैं वो एक्चुअली जितने भी लॉजिशियंस हैं वो जैसे ही कोई सेंटेंस या नॉलेज बेस लेते हैं वो उसका कॉरस्पॉन्डिंगली एक तरह का मॉडल जो है वो बना देते हैं, और वो एक तरह का एक स्ट्रक्चर वर्ड होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी सिर्फ इस स्ट्रक्चर के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ट्रू हैं और ये तमाम चीज़ें फॉल्स हैं। अब अगर हम अपने नॉलेज बेस को एक मॉडल के तौर पे देखें, यानी एक तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमने एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया है, जिनके बारे में हम श्योर हैं कि ये सारी की सारी ट्रू हैं, तो हम कह देंगे कि ये एक मॉडल ऐसा है जिसको हम KB का मॉडल यानी नॉलेज बेस का मॉडल कह रहे हैं। अब हम जब एक नया इससे इन तमाम जो इसके अंदर मौजूद ये क्रॉसेस मौजूद हैं, एक्चुअली ये एक तरह की स्टेट्स आप कह लें, अब हम यहाँ सेंटेंसेस कह लें। अब अगर हम इनमें से इन सब को मुख्तलिफ अंदाज से मिला के कुछ नई स्टेटमेंट्स जनरेट करें और वो भी ट्रू कंसिडर हों, तो हम फर्दर इस मॉडल को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी अगर हमारा अल्फ़ा एक तरह की स्टेटमेंट है जो कि इन्हीं नॉलेज बेस के अंदर प्रीवियस मौजूद सेंटेंसेस पे बेस कर रहा है, तो फिर हम अपने इस मॉडल को यानी इस अल्फ़ा के लिए अपने इस मॉडल को एक्सटेंड कर देंगे। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली नॉलेज बेस एंटेल्स अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली इफ़ सेट ऑफ नॉलेज बेस कंटेन्स सेट ऑफ अल्फ़ा। यानी अगर हमारे नॉलेज बेस के अंदर ये कहीं लिखा हुआ है कि जॉइंट्स वन एंड रेड वंस, और अल्फ़ा एक हम सेंटेंस जो है वो एक नया सेंटेंस डिराइव करते हैं अपने किसी फ्यूचर के अंदर किसी जगह पे जाके हम लॉजिक का सहारा लेते हुए कोई नई चीज़ इन्फर करते हैं और वहाँ से हमें पता लगता है कि जॉइंट्स वन, तो अब जॉइंट्स वन जो है वो ऑलरेडी हमारे इस नॉलेज बेस में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो यही चीज़ हम मैथमेटिकली इस तरह से सेट नोटेशन के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इसी गुफ्तगू को वम्पस वर्ड के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। हमारे एजेंट ने इस एक स्केयर से इसके दूसरे एडजेसेंट स्केयर के अंदर मूव किया, तो वहाँ पर इसको ब्रीज फील हुई, इसके सेंसर्स ने ब्रीज डिटेक्ट की। अब इसका यही मतलब है कि इसके एडजेसेंट ये वाला या ये वाला स्केयर, इन दोनों में किसी एक के अंदर पिट मौजूद है। लेकिन अब हम इन सारी पॉसिबल स्टेट्स को लॉजिक के तौर पे देखते हैं कि क्या हमारा लॉजिक जो है
वो हमें सपोर्ट करता है ये एंटेलमेंट का कॉन्सेप्ट कि हम किसी एक डायरेक्शन में जाके स्टेप कर सकें। वंपस वर्ड बनाई है जिसके अंदर हमने सिंपल वो तमाम स्टेट्स जाहिर की हैं जिनके अंदर हमें मूव करना पॉसिबल या मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अब हम इस रूम में जहाँ पे हमें ब्रीज फील हो रही है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसके ऊपर यहाँ पर पिट मौजूद है। इसी तरह इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके एडजेसेंट यहाँ पर पिट मौजूद है। या एक तीसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी है कि शायद इस स्केयर के अंदर भी पिट मौजूद है। तो इस तरह से हमने ये सारे कम्बिनेशन जो हैं वो ड्रॉ करके रख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि नॉलेज बेस क्या होगा इन पूरी स्टेट्स के अंदर। तो नॉलेज बेस एक्चुअली वो तमाम स्टेट्स हैं जिनके ऊपर हमारी इस वंपस वर्ड के तमाम जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। यानी हमने कहा कि अगर हमें किसी एक जगह पर ब्रीज फील हो रही है तो उसके एडजेसेंट पिट मौजूद हो सकता है। तो यहाँ तो ऊपर वाले कॉलम में इस स्केयर के अंदर मौजूद है, या इस रो के अंदर मौजूद है, या हो सकता है कि इन दोनों जगहों पर ये पिट मौजूद है। तो ये तीनों ऐसी स्टेट्स हैं जो हमारी तमाम रूल्स को फॉलो कर रही हैं। वंपस वर्ड के तमाम जो ऑब्जर्वेशंस और फिजिक्स है उसकी एक्चुअली उसके साथ ही कंसिस्टेंट है। तो हमने इन तीन स्टेट्स को नॉलेज बेस का नाम दे के अपने इस मॉडल के अंदर ये जो शेडेड एरिया है उससे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम अपनी एक क्यूरी अल्फा लेकर देखते हैं कि क्या वो इस नॉलेज बेस के साथ कंसिस्टेंट है या नॉलेज बेस उसको एंटेल कर सकता है। फर्ज करें कि हम क्यूरी ये लेते हैं कि जो स्केयर 1 2 है इस वंपस वर्ड के अंदर वो सेफ है, ये हमारी क्यूरी है। और हमने इसको देखने की क्या नॉलेज बेस के अंदर ऑलरेडी जो स्टेट्स मौजूद हैं वो इस चीज़ को वेरीफाई करती हैं कि वाकई 1 2 जो है स्केयर वो सेफ है। तो ये अब हम एक तरह का एंटेलमेंट की एग्जांपल देख रहे हैं। तो अल्फा हमने अपना थ्रो किया नॉलेज बेस के ऊपर। नॉलेज बेस के अंदर ये तीन स्टेट्स इनिशियली मौजूद हैं जिनको हमने इस रेड लाइन जो है सॉलिड लाइन इससे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इन तीनों के अगर अंदर आप देखें 1 2 जो स्केयर है ये वाला स्केयर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये तीनों जो हैं एक्चुअली सेफ डिक्लेयर हुई हैं कि इनके अंदर कोई चीज़ कोई पिट मौजूद नहीं, कोई इनके अंदर वंपस मौजूद नहीं। तो ये तीनों जो हैं वो स्टेट्स जो हैं वो हमारी ओके हैं, सेफ हैं। तो अब जब हम अपनी एक नई क्यूरी करते हैं कि हमने एक्चुअली ये देखा है अपना ये जो हमारी ये स्टेट है जिसके अंदर हमने कोई पिट मौजूद नहीं है, हमने सिंपल इस बॉक्स के अंदर मूवमेंट को चेक करना है कि क्या हमारा नॉलेज बेस जो है वो हमें इधर अलाउ कर रहा है हमारे एजेंट को मूव करना। तो वो अभी हमने देखा कि ये तीनों स्टेट्स नॉलेज बेस के अंदर ऑलरेडी एम्प्टी हैं, यानी ये ओके हैं। तो डेफिनेटली हम अगर हमारा एजेंट यहाँ से वापस आए और इधर मूव कर ले तो ये कर सकता है। तो हमारा जो अल्फा 1 है वो एक्चुअली ट्रू है। तो हम इसको मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं कि नॉलेज बेस जो है वो एंटेल्स अल्फा 1। तो हम अब एक्चुअली अपना ये जो हमने अपना ये जो मॉडल है इसको एक्सटेंड कर लिया है। तो ये जो स्टेट है जिसके अंदर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, एक्चुअली ये वो वाली फॉर्म है कि जिसके अंदर हम इन दोनों ये जो ये वाला है और ये वाला इन दोनों में मूव नहीं कर रहे बल्कि वापस आके हम इस वाले स्केयर में जाना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ उसके लिए हमने वो वाला डेमोन्स्ट्रेशन की है। अब हम एक और क्यूरी लेकर देखते हैं स्केयर 2 2 इज़ सेफ, यानी स्केयर 2 2 जो है वो आपको इस वंपस वर्ड के अंदर ये वाला जो स्केयर है ये हमें मिल रहा है। तो अब अभी नॉलेज बेस के अंदर हमने देखा कि हमारी अभी सिर्फ 3 स्टेट्स हमने कंसीडर किए हैं कि ये हमने नॉलेज बेस के अंदर रखी हुई हैं। तो अगर हमारा नॉलेज बेस के अंदर देखें तो यहाँ पर भी पेट मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, और सिर्फ इस एक स्टेट के अंदर हमारे पेट मौजूद नहीं है। अब अगर हम ऐसी स्टेट्स भी देखें जो अभी हमारे नॉलेज बेस का पार्ट तो नहीं है लेकिन वंपस वर्ड के अंदर उनकी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, तो वहाँ पर देखें तो जो सेफ़ वाली हमारी कंडीशंस हैं जैसे ये वाला और ये जो सबसे एम्प्टी ये वाला, ये तीनों जो हैं एक्चुअली इनके अंदर हम जो है वो अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन वो चूँकि इस नॉलेज बेस का पार्ट नहीं है, ये सारी की सारी यहाँ आउटसाइड हैं, तो जो नॉलेज बेस के अंदर मौजूद स्टेट्स हैं वो तो हमें ये अलाउ नहीं कर रही कि हम ये डिसीजन लें कि आप इस स्केयर के अंदर मूव करें एजेंट को। तो यहाँ पर हमारा नॉलेज बेस जो है वो इस क्यूरी को आंसर नहीं करेगा कि वो कहेगा कि नहीं ये नॉलेज बेस जो है वो एंटेल नहीं कर रहा, कि ये ट्रू नहीं होगा कि आप इस तरफ मूव करें। आल्दो कि अगर ये सारी स्टेट्स भी इधर पार्ट मौजूद होती हैं तो फिर शायद हम बेहतर डिसीजन ले सकते। तो इस केस के अंदर नॉलेज बेस जो है वो इस अल्फा 2 को एंटेल नहीं कर रहा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि एक्चुअली हमने अपने इस क्यूरी के अंदर ये चेक करना है कि क्या हमारा 2 2 वाला स्केयर जो है वो क्या सेफ है। तो नॉलेज बेस के अंदर जो स्टेट्स ऑलरेडी पड़ी हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है, यानी इन 3 में से जो 2 हैं, वो ये डिक्लेयर कर रही हैं कि ये सेफ नहीं है।
तो हम ये स्टेप नहीं ले सकते, तो हम कहेंगे कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हमारा जो अल्फ़ा 2 है वो सेफ़ है, क्योंकि हमने अभी बाकी जो स्टेट्स हैं उनको अभी हमने नॉलेज बेस के अंदर नहीं डाला। अगर तो हम वो डाल देते तो फिर हम कोई डिसीजन ले लेते। तो ऐसी सूरत में जो हमारा जो नॉलेज बेस है वो हमें कोई आंसर नहीं दे सकता कि क्या ये सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक तरह की कंट्रडिक्शन मौजूद है कि सिर्फ एक स्टेट है जो कह रही है सेफ़ है, बाकी दो जो हैं वो कह रही हैं कि सेफ़ नहीं है। तो हमें कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए हम कहेंगे कि नॉलेज बेस इस A2 को एंटेल नहीं कर रहा। प्रोपोजिशन लॉजिक का सिंटैक्स देखते हैं। तो प्रोपोजिशन लॉजिक जो है वो सबसे सिंपलेस्ट लॉजिक है। इसके अंदर हम जो हमारा जो सेंटेंसेस हैं उनको हम P1, P2 और इसी तरह नंबरिंग करके इससे P प्रोपोजिशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग तो हम उसको P1 कह देंगे, या हम इसको कह देंगे कि इट इज़ सनी आउटसाइड तो फिर P2 को इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो हम ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं जिनकी वैल्यू वो हम P1, P2, P3 इस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं इन सिंबल्स की मदद से। इन 5 कंडीशंस के अंदर हमने एक्चुअली ये बता दिया है कि इसका सिंटैक्स किस तरह का होगा कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस S मौजूद है तो उसका उल्ट निगेशन S वो भी एक सेंटेंस हमें देगा, यानी कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा। सिमिलरली इन दो S1 और S2 दो सेंटेंसेस का एंड जो है उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो भी एक्चुअली एक प्रोपोजिशनल सेंटेंस ही होगा। इन दोनों का यूनियन जो है वो भी हमें एक सेंटेंस रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर इम्प्लीकेशन का इनके दरमियान रिलेशन होल्ड करता है कि इफ़ S1 is true then S2 is also true, या if S1 is false then S2 is also false, तो इस तरह का अगर हमारे पास कोई रिलेशन मौजूद हो तो वो भी एक सेंटेंस हमें रिटर्न करता है। सिमिलरली अगर हमारे पास इन दोनों का एक दूसरे के साथ बाइट कंडीशनल का रिलेशनशिप मौजूद हो कि if S1 is true then S2 is true, सिमिलरली if S2 is true then S1 is also true, तो यानी जो बाई डायरेक्शनल का सेंटेंस है इससे भी जो हमें आंसर मिलेगा वो एक सेंटेंस होगा जो यस या नो के अंदर या ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं कि इन सेंटेंसेस जो हमने सिंटैक्स लिख दिया है उनके सिमेंटिक्स क्या होंगे। तो हम एक्चुअली तमाम जो सिंबल होंगे P1, P2, P3 इस तरह के हमारे जितने भी सिंबल्स मौजूद होंगे अपने उन सबको हम ट्रू या फॉल्स की वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। अब अगर हम इसी वंपस वर्ड के अंदर देखें तो हम देखेंगे कि क्या हमारे स्क्वायर 1, 2 के अंदर कोई पिट मौजूद है, यानी P एक्चुअली पिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। P1, 2 कि क्या हमारे स्क्वायर 1, 2 के अंदर कोई पिट मौजूद है, तो अगर वो हमारे वंपस वर्ड के अंदर मौजूद नहीं है तो हम इसको फॉल्स असाइन कर देते हैं। इसी तरह हम देखेंगे क्या P22 के अंदर पिट मौजूद है, तो वहाँ पर मौजूद है तो हम उसको ट्रू लिख देंगे। और इसी तरह हम चेक करेंगे क्या P31 स्क्वायर के अंदर पिट मौजूद है तो वो हमें फॉल्स मिलेगा। तो एक्चुअली अब हमने अपने उन तमाम सेंटेंसेस को जो हमने रियल वर्ड से कंस्ट्रेंट्स की शक्ल में उठाए हैं या रूल्स ऑफ गेम्स की शक्ल से उठाए हैं उनको अब हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर देंगे। और अब हम अगर इन तमाम सिंबल्स की यानी इन तीन P12, P22, P31 इन तीन का एक ट्रूथ टेबल बनाएं तो एक्चुअली हमें ऐसे 8 पॉसिबल जो उसकी रोज़ होंगी उस टेबल की वो हमें मिलेगी, और हमें से हर एक रो को हम एक मॉडल कह देंगे। यानी एक ये मॉडल है कि P12 फॉल्स है, P22 ट्रू है और P31 फॉल्स है, तो ये एक्चुअली एक हमें मॉडल मिल गया है। यानी अगर हम ये कहें कि हमने वंपस वर्ड को रैंडमली जनरेट करना शुरू कर दिया है तो एक्चुअली हमने इन तीन जो हमारी ये जो स्टेटमेंट्स हैं प्रोपोजिशन की इनकी मदद से हमने ये चेक करने की कोशिश की है कि ऐसी तमाम पॉसिबिलिटीज़ आप स्टेट कर दें जिनके अंदर इस गेम के अंदर इन तीनों स्केयर्स के अंदर क्या कहीं पिट मौजूद है। तो एक्चुअली हम वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट करेंगे, उनको ट्रू और फॉल्स की वैल्यू असाइन करेंगे और हर रो जो है उसमें से वो एक मॉडल कहलाएगी। और ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है ये एक तरह का हम एनुमरेशन का प्रोसीजर कहते हैं कि हम 1 बाय 1 लिस्ट डाउन कर रहे हैं तमाम मॉडल्स को एक ट्रूथ टेबल की शक्ल में। तो अभी तो ये सिर्फ जस्ट 3 हमने देखे हैं। अगर हम एक्चुअली उस 16 के 16 स्केयर्स जो हैं हमारे वंपस वर्ड के उन सब के ऊपर हम नंबरिंग करके वो लिख दें कि क्या हर एक में पिट मौजूद है, तो वो एक्चुअली एक बड़ी सी रो जो है वो एक तरह का हमारा गेम का मॉडल है। फिर दूसरी रो में बताएगी कि ये कोई दूसरा मॉडल है गेम का, कोई तीसरा मॉडल जो हम रैंडमली जनरेट करेंगे। कभी किसी एक स्केयर के अंदर पिट आ जाएगी, कभी किसी दूसरे में, और हमारा एजेंट जब भी चेक करना शुरू होगा तो वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर एक्चुअली मूव कर रहा होगा। अब अगर हम किसी मॉडल के अंदर जो ट्रूथ को वैल्यूएट करने के रूल्स हैं उनकी बात करें तो हमारे पास सबसे पहले निगेशन एस का रूल है। यानी अगर हमारा एस जो है
वो फॉल्स है तो नेगेशन एस उसको ट्रू बना देगा। तो ये हमने वो कंडीशन लिख दी है। इसी तरह इन दोनों का एंड उसी वक्त ट्रू होगा जब S1 भी ट्रू हो, S2 भी ट्रू हो। जबकि हमारा जो S1 यूनियन S2 है या S1 और S2 है, ये उस वक्त ट्रू होगा जब हमारा इन दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू हो जाएगी। अब अगर इम्प्लीकेशन वाले रूल की बात करें तो S1 implies S2 is true if and only if S1 is false और S2 is true। और अगर ये false हो तो ये उसी सूरत में होगा जब S1 ट्रू हो और S2 जो है वो false हो, यानी ये दोनों के दरमियान एंड मौजूद है, S1 ट्रू हो और S2 false हो, तो तब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है इम्प्लीकेशन का ये हमें false रिटर्न करेगा। और अगर S1 तो false हो लेकिन S2 ट्रू हो जाए तो फिर हमें ये ट्रू ओवरऑल रिटर्न कर देता है। इसी तरह ये हमारा बाई कंडीशनल का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर S1 implies S2 ये ट्रू हो जाए और S2 S1 implies भी ट्रू हो जाए तो फिर हमारा ये ओवरऑल एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाता है। अब हम आर्बिट्रेरी सेंटेंसेस को देखते हैं कि उनको हम किस तरह से जो है वो एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो हमें ये तो मालूम है कि इसके अंदर जितने भी प्रोपोजिशंस मौजूद हैं उनके अंदर या तो ट्रू वैल्यू होगी या फॉल्स वैल्यू होगी, और हमने ये चेक करना है कि ओवरऑल ये पूरे का पूरा सेंटेंस कब ट्रू होगा। तो देखते हैं कि ये सेंटेंस है क्या। ये सेंटेंस कह रहा है कि स्केयर 1 2 के अंदर पिट जो है वो मौजूद नहीं है, यानी हमने शुरू में नेगेशन लगा के कह दिया कि पिट 1 2 के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है पिट। अब हम इसका P नॉट P1 2 का कंजंक्शन ले रहे हैं इन दो पेरेंथेसिस के अंदर मौजूद हमारे डिसजंक्शन के साथ, यानी 2 2 स्केयर के अंदर पिट हो सकता है मौजूद हो या 3 1 के अंदर पिट मौजूद हो, और इन दोनों को हम कंजंक्शन ले लें नॉट P1 2 के साथ, तो फिर क्या ये वैल्यूएशन जो है ये ट्रू हमें रिटर्न करेगी। तो हम वो देखते हैं कि ये हमें कैसे ट्रू रिटर्न करेगी। फ़र्ज़ करें कि हमारा जो P1 2 है उसके अंदर पिट मौजूद नहीं है, यानी ये वैल्यूएट ट्रू हो रहा है। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, वहाँ हमें पता चलता है कि स्केयर 2 2 के अंदर भी पिट मौजूद है, तो हम उसे भी ट्रू करते हैं। और साथ में हमें ये पता है कि 3 1 स्केयर के अंदर पिट मौजूद नहीं है, तो हमने उसको यहाँ पर फॉल्स कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है ये क्या उन रूल्स के मुताबिक किस तरह से एवेल्यूएट होता है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को करते हैं कि ट्रू और फॉल्स जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा ट्रू और ब्रैकेट से में जो एवेल्यूएट होके वो भी ट्रू मिला है। तो अब इन दोनों के दरमियान ये कंजंक्शन यानी हमारे पास एक एंड की कंडीशन मौजूद है, तो ट्रू एंड ट्रू वो भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमने देखा कि इस तरह से हम पहले स्टार्ट में एक आर्बिट्रेरी सेंटेंस लेंगे, उसके अंदर हमने कुछ कंडीशनें डाल दी हैं, फिर हमने उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ को चेक किया है और उन ट्रूथ वैल्यूज़ को हमने बाद में एवेल्यूएट कर लिया इन रूल्स की मदद से जो हमने ऊपर बताए हैं, और एट द एंड हमें एक आंसर मिल गया कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। हमारा नॉलेज बेस भी एक्चुअली इस तरह के ढेर सारे सेंटेंसेस या ढेर सारी रोज से मुश्तमिल होगा जिन्हें हम मॉडल भी कह रहे होंगे, और उन मॉडल्स के एंड पे हमारे पास एक आखिरी कॉलम आ रहा होगा जिसके अंदर सब सेंटेंसेस ट्रू या फॉल्स उनके आंसर लिखे हुए होंगे। तो जब हमारे पास एक नई क्यूरी अल्फा आएगी तो हम देखेंगे कि क्या उसका कोई सबसेट हमारे नॉलेज बेस के अंदर ऑलरेडी कोई कहीं से वो पैटर्न उसका मैच हो रहा है और क्या वो वाली रो ट्रू है। तो अगर वो रो ट्रू है तो हम कह देंगे कि जी हमारा नॉलेज बेस उस नए क्यूरी को एंटेल कर रहा है। तो देखिए स्टार्ट में हमारे पास कोई से दो सेंटेंसेस हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए पी है कि हमारे पास किसी एक स्केयर के अंदर पिट मौजूद है, और इसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस क्यू मौजूद है जो कि बता रहा है कि क्या यहाँ पर वम्पस मौजूद है। तो फ़र्ज़ कर लें हमने इन दोनों की टोटल ऑल 4 पॉसिबिलिटीज़ को हमने जनरेट कर लिया, यानी ये फॉल्स फॉल्स हो सकती हैं, ये फॉल्स ट्रू हो सकती हैं, ये ट्रू फॉल्स हो सकती हैं, ये ट्रू ट्रू हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम उनके ऊपर वो बारी बारी वो पांचों कंडीशंस लगा के उनका ट्रूथ टेबल जनरेट कर लेते हैं। यानी नॉट पी हमने किया तो इसने पी वाले पूरे कॉलम को इन्वर्ट कर दिया। फिर हमने पी एंड क्यू लिया, यानी पी एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स भी फॉल्स होता है, ट्रू एंड ट्रू हो तो तब ये हमारा फुल आंसर ट्रू होता है। इसी तरह हमने पी और क्यू का भी हमने ये कॉलम जनरेट कर लिया है, फिर P इम्प्लाइज क्यू का भी ले लिया है, और P बाई कंडीशनल क्यू का भी हमने टेबल जनरेट कर लिया है। अब अगर आप इन टेबल्स को देखें तो ये कुछ मैथमेटिकल गेट्स से जो हमारे वो गेट्स हैं लॉजिक के उनसे ये मिलते जुलते हैं। अब अगर आप इस टेबल को देखें
तो P और Q इज़ ट्रू और बोथ इज़ ट्रू, तो ये हमारा एक्चुअली ये P और Q जो है ये और गेट का काम करता है। अब अगर इम्प्लीकेशन की तरफ देखें तो ये उसी वक्त ट्रू है जब हमारी प्रीमिसेस फॉल्स हैं, यानी देखें कि ये ट्रू उस वक्त में है जब P और Q दोनों फॉल्स हैं तब ट्रू है, या ये उस वक्त ट्रू है जब हमारी जो P है वो फॉल्स हो गया लेकिन Q जो है वो ट्रू हो गया। इसी तरह हमने इस ये जो बाई कंडीशनल है इसका टेबल भी जनरेट कर लिया है। तो इस मेथड के अंदर जिसके अंदर हमने पूरे का पूरा टेबल जनरेट कर लिया है इसको हम इन्फेरेंस बाय एनुमरेशन भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले तमाम रोज़ को जनरेट कर लेते हैं, यानी हम एक्चुअली तमाम मॉडल्स को एनुमरेट कर लेते हैं अपने ट्रूथ टेबल के अंदर, और इस वजह से इसको हम साउंड और कंप्लीट ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं। इनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। अगर हमारे पास n सिंबल्स हैं तो हमारे पास टेबल जनरेशन की जो कम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है, यानी हमें पूरे का पूरा टेबल अगर हमारे पास 10 सिंबल्स हैं तो उन 10 की जो तमाम हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं हमने 2⁻10 वो जनरेट करनी है, ये टेबल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाते जाएंगे हमारा वहाँ पर ये जो ट्रू टेबल वाला मेथड है ये हमारा स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें कोई एक ऐसा और एल्गोरिथम चाहिए जो हमें इससे कम टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर हमें आंसर दे दे। अब जब हम कुछ ये रीराइटिंग सेंटेंसेस की कर रहे होंगे कि अगर हमें एक आर्बिट्रेरी सेंटेंस दिया गया है और उसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम कोशिश करेंगे कि हम लॉजिकल इक्विवेलेंस के रिलेशनशिप की मदद से उन दो रिलेशंस को सिंप्लीफाई कर लें। तो हमारे पास ये काफ़ी सारी ये एक तरह की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं या रूल्स मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि कोई से दो सेंटेंसेस कब इक्विवेलेंट होंगे। यानी अगर हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा है तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि बीटा एंड अल्फ़ा। इसी तरह हम इस ये जो हमारा डिसजंक्शन का हमारा है इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यानी ये कम्यूटेटिव है, ये दोनों ऑपरेटर जो हैं ये कम्यूटेटिव हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो सेंटेंसेस मौजूद हैं और इनके दरमियान एंड का रिलेशनशिप है, यानी कंजंक्शन का रिलेशनशिप मौजूद है। तो ये कम्यूटेटिव है, यानी हम अल्फ़ा को बाद में भी लिख सकते हैं और बीटा को पहले भी लिख सकते हैं, यानी हम रीराइट भी कर सकते हैं इन दोनों को कुछ इस अंदाज से। सिमिलरली हमारा ये जो और वाला हमारा ये रूल है ये भी कम्यूटेटिव है। फिर एसोसिएटिविटी की बात करें तो हम पेरेंसिस को भी है हम वो चेंज कर सकते हैं, इनको रीराइट करेंगे तो हमारी पेरेंसिस को हम उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास नेगेशन मौजूद है तो हम उसको ऊपर एक और नेगेशन लगाकर उसको बिल्कुल एलिमिनेट भी कर सकते हैं और हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस मिल जाएगा। इसी तरह इम्प्लीकेशन जो है अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा, इसको हम कुछ इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कि नॉट बीटा इम्प्लाइज नॉट अल्फ़ा, और इसी तरह हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा, हम इसको नॉट अल्फ़ा और बीटा भी लिख सकते हैं। अब ये रूल्स किस तरह से हैं तो इनके अपने डिटेल्ड प्रूफ मौजूद हैं, यानी हम पहले यहाँ तो सारे ट्रूथ टेबल जनरेट करें उससे इनको वेरीफाई कर लें कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो वो मेथड भी मौजूद है। इसी तरह हम ये बाई कंडीशनल अल्फ़ा बाई कंडीशनली इक्विवेलेंट टू बीटा, इसको हम कुछ इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कि इफ़ ए इम्प्लाइज बीटा एंड बी इम्प्लाइज अल्फ़ा, तो फिर ये तब ये दोनों अगर ये इन दोनों को अंदर हम एंड लगा दें तो ये हमारा बाई कंडीशनल जो है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इस तरह भी सिमिलरली ए और बी का निगेशन जो है उसको हम डी मॉर्गन लॉ की मदद से अलग अलग भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसके दरमियान वाला ऑपरेटर जो है इसको फ्लिप कर दें। इसी तरह अगर हमारा ये जो एंड और की रिलेशनशिप हैं अगर हम ओवरऑल इनके सामने निगेशन हो तो हम इनको डी मॉर्गन लॉ की मदद से भी रीराइट कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे एंड और की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम रीराइट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे रूल मौजूद हों तो फिर हम बड़ा इजीली ये बता सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्विवेलेंट टू बीटा इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा एंटेल्स बीटा एंड बीटा एंटेल्स अल्फ़ा। तो उस तरह से फिर हम ये बता सकते हैं कि एक्चुअली ये दोनों रोज़ जो हैं ये सेम है, या ये दोनों ट्रूथ टेबल के जो मॉडल हैं ये एक्चुअली एक ही तरह का हमें आंसर दे रहे हैं। फिर हम इन सेंटेंसेस को चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड हैं और क्या ये सेटिस्फाइबल हैं। ये दोनों टर्म्स अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कोई सेंटेंस उसी वक्त वैलिड होगा जब वो तमाम मॉडल्स के अंदर ट्रू हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेंटेंस है ए और नेगेशन ए, तो ये हमेशा ट्रू होगा, ये किसी भी हमारे टेबल की रो के अंदर ये एक्चुअली ट्रू होगा। इसी तरह ए इम्प्लाइज ए, ये भी ट्रू होगा, और इसी तरह हमारा ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये भी ट्रू होगा।
अब ये जो वैलिडिटी है इसकी मदद से हम इन्फरेंसेस भी कर सकते हैं, जैसे नॉलेज बेस इंटेल्स अल्फा इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉलेज बेस इम्प्लाइज अल्फा इज़ वैलिड। अगर तो हमारा ये वाले जो इम्प्लीकेशन वाला रिलेशनशिप है ये अगर वैलिड है, यानी ये ट्रू है हर हाल में, तो फिर हम कहेंगे कि हम नॉलेज बेस इंटेल्स अल्फा, यानी हम इस अल्फा को कह सकते हैं कि ये भी ट्रू है। नॉलेज बेस के अंदर इस तरह की ढेर सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब देखते हैं एक और तरह का रिलेशनशिप, ए सेंटेंस इज सेटिस्फाइबल इफ इट इज ट्रू इन सम मॉडल, यानी अगर तो हमारा जो एक सेंटेंस है वो किसी ना किसी रो के अंदर ट्रू हो गया, हर रो के अंदर अगर हमें जहाँ भी उसका एक तरह का मैच मिल रहा है वो हर रो में तो ट्रू ना हो लेकिन चंद रोज के अंदर वो ट्रू हो, तो हम कहेंगे कि वो सेटिस्फाइबल है। इसी तरह ये सेंटेंस इज अनसेटिस्फाइबल इफ इट इज फॉल्स इन ऑल मॉडल्स। अब ये सेटिस्फाइबिलिटी में हम चेक करते हैं कि शायद कहीं पे भी हमें अगर ये ट्रू मिल जाता है तो हम कहेंगे कि इसका कम से कम कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इसकी कोई ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर तमाम मॉडल्स के अंदर या तमाम रोज के अंदर वो चीज़ हमें फॉल्स मिल जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये अनसेटिस्फाइबल है। जैसे हम अगर ये वाला सेंटेंस देखें अल्फा एंड नेगेशन अल्फा, तो ये कभी भी हमें ट्रू नहीं मिलेगा, ये हमेशा फॉल्स मिलेगा। इसी तरह हम ये जो हमारा अनसेटिस्फाइबिलिटी और सेटिस्फाइबिलिटी वाला हमारा ये जो रूल्स हैं इनकी मदद से भी हम फर्दर इन्फ्रेंसेस चेक कर सकते हैं कि क्या वो ठीक हैं या नहीं। तो हमारा नॉलेज बेस एंटेल्स अल्फा इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉलेज बेस एंड नेगेशन अल्फा इज़ अनसेटिस्फाइबल, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके अंदर के भी तो ट्रू हो लेकिन अल्फा जो है वो फॉल्स हो। तो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या कोई चीज़ एंटेल कर रही है। तो अभी अगर हम समरी देखें तो लॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो एक्चुअली अपनी एक अंदर एक इनसाइड एक बहुत बड़ा टेबल लेके रखा होता है उन्होंने, जिसके अंदर तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ट्रू और फॉल्स की शक्ल में उन्होंने एनुमरेट किया हुआ होता है, और उसकी बेस के ऊपर वो नई सिचुएशन को देखते हैं, मैच करते हैं अपने टेबल से और लॉजिक के कुछ रूल्स की मदद से वो अपना आंसर जो है या अपना नेक्स्ट एक्शन जो है वो देखते हैं कि उन्होंने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे लॉजिक के, उसमें सिंटेक्स देखा कि हम फॉर्मली जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह से बनाएंगे, यानी सिंबल्स की मदद से किस तरह जाहिर करेंगे। सिमेंटिक्स, उनको ट्रू और फॉल्स वैल्यू किसी मॉडल के लिहाज से हम किस तरह से असाइन करेंगे। एंटेलमेंट, यानी जब हमारे पास एक सेट ऑफ सेंटेंसेस मौजूद हैं जो कि हमें पता है कि वो ट्रू हैं, तो हम कुछ उनसे नए सेंटेंसेस भी निकाल सकते हैं जो कि ट्रू होंगे। इन्फरेंसेस क्या हैं कि हम किसी एक सेंटेंस से कोई दूसरा सेंटेंस जो है वो डिराइव कर रहे होंगे। साउंडनेस जो है वो हमने डिफाइन तो नहीं की, लेकिन एक्चुअली ये है कि एक तरह की डेरिवेशन है जो हमेशा सिर्फ एंटेल्ड सेंटेंसेस को ही जनरेट करती है। इसको भी ये शायद आप इसको अंडरस्टैंड ना करें, बहरहाल इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इसी तरह कंप्लीटनेस है कि डेरिवेशन कैन प्रोड्यूस ऑल एंटेल्ड सेंटेंसेस। फिर वैलिडिटी को हमने देखा कि सेंटेंस इज ट्रू इन एवरी मॉडल, तो फिर हम इसको एटोलॉजी भी कहते हैं। और जब लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करें तो इसका मतलब है कि हम सिंटैक्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी हम उसके ऊपर वो डिमॉर्गन लॉ भी लगा सकते हैं या एसोसिएटिविटी भी रूल्स के मुताबिक चीज़ों को इधर से उधर भी कर सकते हैं। तो हम उन रूल्स की मदद से एक्चुअली हम अपना पूरा सेंटेंस जो है उसको रीराइट करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही एक जो प्रोपोजिशन लॉजिक है उसका जो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ सेंटेंसेस की शक्ल में लिखना पड़ता है, यानी हम इनको काफ़ी डिटेल में लिखना पड़ रहा होता है। तो एक तरह की ये है कि हमें एक छोटी सी बात कहने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सेंटेंसेस लिखने पड़ जाते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर। अब सेंटेंसेस से मुराद वो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं जिनकी मदद से हम पूरी की पूरी रो या मॉडल्स को हम एक्चुअली एनुमरेट कर रहे होते हैं। अब इससे एक ज़्यादा पावरफुल टेक्निक जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की है, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो प्रोपोजिशन लॉजिक जो है एक्चुअली आप इसको यूँ समझ लें कि ये एक तरह का असेंबली लैंग्वेज का लेवल है, और जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है वो थोड़ा इससे हायर लैंग्वेज का जो है वो लेवल है। तो इसके अंदर हमने अगर कुछ डिफ़ाइन करना हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो सेंटेंसेस की मदद से बतानी पड़ती है।